नमस्कार, मैं विवेक कुमार, सहायक अध्यापक, एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वार्तालाप में हम लोग यूजीसी द्वारा ली जाने वाली नेट जीआरएफ की परीक्षा की तैयारी के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। नेट, इसी में रैंक प्राप्त करने पर जीआरएफ, दोनों के लिए एक ही परीक्षा होती है जो पहले यूजीसी संचालित करती थी, बाद में सीबीएसई लेने लगी, फिर जाकर यह एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है। जो परीक्षा पास करने के बाद विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में शिक्षक के रूप में करियर बनाने के लिए मान्यता प्रदान करती है, डिग्री देती है। मतलब कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हम पूरे भारत में कहीं भी लेक्चरर के बहाली के लिए होने वाले इंटरव्यू में सीधे शामिल हो सकते हैं। इसको यूजीसी वैधता प्रदान करती है। परीक्षा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाती है। साल में 2 बार परीक्षा होती है, जून और दिसंबर महीने। साल में 2 बार, एक बार जून फिर दिसंबर, 2 बार एग्ज़ाम होता है। दोनों महीने के तीसरे हफ्ते में एग्ज़ाम का शेड्यूल तय है कि जून के तीसरे हफ्ते या दिसंबर के तीसरे हफ्ते में यह परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में पास होने के बाद नेट की डिग्री दी जाती है और मेरिट लिस्ट में ऊपर आने पर जो जीआरएफ का कोटा है वहाँ तक पहुँचने पर जीआरएफ की डिग्री प्रदान की जाती है। जीआरएफ और नेट में अंतर यह है कि नेट केवल एक डिग्री पात्रता है, डिग्री है जो आपको पूरे भारत में कहीं भी सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में सम्मिलित होने का मौका देता है। जीआरएफ नेट की डिग्री तो होती ही है, साथ में इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप मतलब छात्रवृत्ति दी जाती है, फेलोशिप प्रदान की जाती है पीएचडी करने के लिए, ताकि जो लोग पीएचडी नहीं किए हैं वो सरकार द्वारा फेलोशिप प्राप्त करके अपने शोध को शुरू कर सकें या शोध को जारी रख सकें या उसे पूरा कर सकें। नेट की एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए ऊपरी आयु सीमा कुछ नहीं है। हम अपने स्नातकोत्तर विषयों के साथ नेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जीआरएफ पाने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 साल अनारक्षित श्रेणी में 30 साल की रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए यह 30 साल है। 30 साल के बाद हम जीआरएफ पाने का दावा नहीं कर सकते हैं। 30 साल तक की उम्र वालों को ही जीआरएफ के लिए दावा करने का मौका मिलता है और जीआरएफ की डिग्री भी 3 साल के लिए मान्य होती है। मतलब कि इस 3 साल में हमें अपने शोध कार्यों को शुरू कर लेना है, अन्यथा हमारा फेलोशिप कैंसिल हो जाएगा। बाकी डिग्री की वैधता आजीवन बनी रहती है। हम हमेशा निकलने वाली रिक्तियों विज्ञापनों में उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरा सवाल लोगों के मन में यह उठता है कि अब आगे 2021 से जो भी बहाली होगी, जो भी कॉलेज प्राध्यापकों की रिक्ति आएगी, बहाली आएगी, उसमें अनिवार्य रूप से यह लागू कर दिया गया कि जिन लोगों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली हो वही लोग उम्मीदवार हो सकते हैं। पहले तक यह नियम था कि लोग सेवा में आने के बाद भी, मतलब नौकरी पाने के बाद भी पीएचडी कर सकते थे, तब तक के लिए जब तक वो लोग पीएचडी नहीं करते उनके वेतन वृद्धि का लाभ उनको नहीं मिलता था। लेकिन नौकरी पाने में कोई समस्या नहीं थी, नेट के आधार पर ही नौकरी के लिए वो पात्र हो जाते थे। अब जो नए नियम आए हैं इसके अनुसार यह व्यवस्था है कि जो लोग पीएचडी कर चुके हैं वही लोग परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
जो लोग पीएचडी कर चुके हैं वही लोग साक्षात्कार में इंटरव्यू के लिए शामिल हो सकते हैं। नेट के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं वही लोग लेक्चरर बन सकते हैं। लेक्चरर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अब पीएचडी कर दिया गया है। लेकिन जो लोग नेट हैं और पीएचडी नहीं हैं, पहले वे नौकरी इंटरव्यू दे सकते थे, लेकिन अब केवल नेट हैं और पीएचडी नहीं है, वो इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि तब नेट के डिग्री का महत्व तो घट गया, या नेट की डिग्री के लिए कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पीएचडी ही मिनिमम योग्यता हो गई तो हम लोग पीएचडी को ही कर लें, नेट के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सवाल मेरे कई छात्रों ने मेरे सामने रखा है। तो उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि अब जो बहाली का नियम बनाया गया है, जिसमें अलग अलग अंक दिए गए हैं, 85 अंक तक हम एकेडमिक कैरियर से प्राप्त करेंगे और 15 अंकों का इंटरव्यू होगा और दोनों का परिणाम को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फिर उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली की जाएगी। तो वो जो एकेडमिक कैरियर बनाया गया है उसमें जब हम ध्यान से देखेंगे तो स्नातक, स्नातकोत्तर मतलब बीए और एमए के बाद पीएचडी की डिग्री पर भी नंबर है, 30 नंबर पीएचडी की डिग्री पर है। तो स्नातक मतलब बीए तो सभी लोग करके ही आएंगे, एमए भी सभी लोग करके ही आएंगे, क्योंकि जब एमए करेंगे उसके बाद ही पीएचडी करेंगे। पीएचडी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है तो सभी लोग पीएचडी भी कर आएंगे। लेकिन उसमें जो लोग नेट या जेआरएफ रहेंगे उन्हें अलग से वेटेज दिया गया है। जो लोग जेआरएफ रहेंगे उन्हें 7 अंक और जो लोग केवल नेट रहेंगे उन्हें 5 अंक का अलग से वेटेज दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब नेट की उपयोगिता और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप भीड़ से सीधे 5 और 7 नंबर लेकर आगे निकल सकते हैं। मतलब इंटरव्यू में जितने नंबर का इंटरव्यू होगा उसके आधे अंक तो आपको नेट और जेआरएफ की डिग्री से ही आ जा रहे हैं। तो जो लोग केवल पीएचडी करके इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं और जो लोग नेट करके इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं, वो अंकों के आधार पर सीधे अगर दोनों के अंक बराबर हों तो वे केवल अंक के आधार पर, नेट के अंक के आधार पर 5 और 7 अंक उससे ऊपर निकल जाएंगे। अगर जेआरएफ होंगे तो 7 अंक मिलेगा, अगर नेट होंगे तो 5 अंक मिलेगा। तो नेट का महत्व और बढ़ गया है। आप भीड़ से आगे निकलने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। ये हो गई नेट के डिग्री की उपयोगिता, नेट परीक्षा का महत्व। इन दोनों विषयों पर हम लोग चर्चा किए। अब चर्चा करते हैं कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है। यह परीक्षा 2 पत्र में आयोजित की जाती है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक ही पाली में एक ही साथ होती है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र को बनाने के लिए 1 घंटा और द्वितीय प्रश्न पत्र को बनाने के लिए 2 घंटा, कुल मिलाकर 3 घंटे का समय दिया जाता है। और ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शिफ्ट में दिया जाता है। जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन का मतलब है कि कंप्यूटर पर बैठकर आपको एग्ज़ाम देना है। प्रश्नों की प्रकृति ऑब्जेक्टिव होती है। प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, कोई नकारात्मक अंक नहीं होते हैं। शुरुआती 1 घंटे में आपको प्रथम प्रश्न पत्र का 50 सवाल को हल करना होता है और उसके बाद अगले 2 घंटे में आपको दूसरे प्रश्न पत्र के 100 सवालों के जवाब देने होते हैं। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन को आपको 3 घंटे में बनाने होते हैं। परीक्षा आपके चुने हुए शहर में अलग अलग सेंटर जो आपको एडमिट कार्ड में दिया जाएगा उस सेंटर पर आयोजित की जाएगी और परीक्षा कई दिनों तक चलती है। कई दिनों तक 2 शिफ्टों में चलती है, प्रथम पाली द्वितीय पाली। वो आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको टाइम स्लॉट अलॉट होता है। आप निर्धारित स्थान पर जाकर अपना रिपोर्टिंग करते हैं। आपको जिस स्थान पर आपको बैठाया जाता है वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको 3 घंटे 9:30 से 12:30 या 2:30 से 5:30 जो आपको टाइम निर्धारित किया जाता है उस समय में आपको जाकर वहाँ एग्ज़ाम देना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है एग्ज़ाम के दौरान
कि यह एग्ज़ाम 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों का एक साथ होता है 3 घंटों में, लेकिन दोनों प्रश्न पत्रों में हमें अलग अलग 40% मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अन्यथा हम वहीं डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, वहीं हमारी परीक्षा समाप्त हो जाती है, हमारी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। प्रश्न पत्र 1 में 40% मतलब कि 20 सवाल, और प्रश्न पत्र द्वितीय में 40% मतलब कि 40 सवाल। दोनों प्रश्न पत्र में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ये मिनिमम है, पास करने के लिए मिनिमम है। अब सवाल उठता है कि यह क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो कितने नंबर पर, कितने अंकों के आधार पर नेट या जीआरएफ लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। यूजीसी रिजल्ट के बाद कट ऑफ मार्क्स भी जारी करता है। एक औसत रूप से अगर देखें तो 60 से 65% नंबर अगर हम लाते हैं दोनों पत्रों में मिलाकर 60 से 65% नंबर लाते हैं तो हम नेट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। 60 से 65% नंबर लाना अनिवार्य होता है प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय में। मतलब कि 150 सवाल में हमें दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 90 से ज़्यादा सवाल सही हल करने होते हैं, तब हम अपने रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और यह कट ऑफ जो है, ये भी ऐसा नहीं कि सभी लोग अगर 60 से ऊपर ले आएँ तो जितने लोग ले आएँ उतने लोगों का नेट क्वालिफाई हो गया, बल्कि कुल उम्मीदवारों में जितने लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, परीक्षा में पास कर रहे हैं, मिनिमम कट ऑफ से ऊपर हैं, 40% से ऊपर हैं, उन सारे लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और उसमें से कोटिवार आरक्षणवार कोटिवार 6% लोगों को नेट के लिए योग्य समझा जाता है और उसी 6% लोगों का रिजल्ट दिया जाता है। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि नेट का जो पैमाना है वो मेरिट लिस्ट में ऊपर से 6% लोगों को नेट की डिग्री प्रदान की जाती है, और उस 6% लोगों में भी जितने लोगों ने जीआरएफ के लिए अपना ऑप्शन भरा है, कुल क्वालिफाई लोगों में से जीआरएफ चुने गए लोगों की संख्या को भाग देकर एक अनुपात निकाला जाता है, और उसी 6% लोगों में से जो ऊपर के स्थान पर मेरिट लिस्ट में ऊपर हैं उनको जीआरएफ प्रदान किया जाता है। नेट और जीआरएफ की परीक्षाएं अलग अलग नहीं होती है, बल्कि दोनों परीक्षा एक साथ होती है। मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान लाने पर जीआरएफ प्रदान की जाती है, फेलोशिप दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के अलावा हमें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान लाना होगा, नहीं तो हम नेट या जीआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। औसत आधार पर, औसत अनुमानों के आधार पर जो पहले के कट ऑफ थे उस अनुसार 60% से ऊपर के अंकों पर नेट क्वालिफाई करना थोड़ा सहज हो जाता है। ये हो गया एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बनाने का तरीका। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें पत्र के स्वरूप के बारे में कि ये पत्र कैसा होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले से परिचय कर चुके हैं कि अभी जो है वो एनटीए इस एग्ज़ाम को संचालित करती है। इस वर्ष 2020 के जून में होने वाली परीक्षा कोविड महामारी के कारण टल गई और अभी नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है। पूरे जून तक उसको अप्लाई करने का टाइम को बढ़ा दिया गया है। महामारी के कारण परीक्षा लेने के तिथि पर संशय है, इसलिए यह परीक्षा अभी नहीं ली जा रही है। प्रश्न पत्र जो है वो 2 भाषाओं में उपलब्ध होते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। हमको जो ऑप्शन चुनना है हम चुन सकते हैं और उस ऑप्शन के अनुसार अपने जवाब को दे सकते हैं। चूँकि परीक्षा वस्तुनिष्ठ है, इसीलिए हमें केवल टिक लगाना है, ABCD के गोले को घेरना है, टिक लगाना, अपने ऑप्शन को चुनना होता है।
ये सारी चीज़ मैंने पहले बता दी है कि कुल 50 सवाल 100 अंकों का होता है, इसके लिए 1 घंटे दिए जाते हैं। और दूसरा प्रश्न पत्र 100 सवालों के साथ कुल 200 अंकों का होता है, इसके लिए 2 घंटे दिए जाते हैं। इन कुल 3 घंटों में हम लोग 150 सवालों के जवाब देने होते हैं। नकारात्मक अंक की व्यवस्था नहीं है, यह बात ध्यान रखेंगे। स्क्रीन पर पहले प्रश्न पत्र प्रथम आता है, वो प्रश्न पत्र प्रथम के लिए 1 घंटा वो हमारे स्क्रीन पर रहता है, उस दौरान हमें उसे बनाना होता है और 1 घंटे के बाद वो स्क्रीन से हट जाता है और दूसरा प्रश्न पत्र सामने आता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने पहले से चर्चा कर ली कि जीआरएफ के लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होती है, नेट की उपाधि हमेशा के लिए मान्य होती है। और जब तक हम शोध कार्य करते हैं 4 सालों के लिए, तो हमें जीआरएफ की राशि मिलती है। वो हमारे शोध कार्यों के ऊपर है कि हम शोध कार्य को किस गति से कर रहे हैं, क्योंकि हमें समय समय पर अपने शोध कार्य की रिपोर्टिंग भेजते रहनी पड़ती है, तब यूजीसी उसके अगले राशि को वहाँ से भेजता है। मतलब हर चरण में हमें रिपोर्ट बनाकर देना पड़ता है कि हमने शोध कार्य कहाँ तक पूरा किया, और उसी आधार पर यूजीसी हमें हमारे लिए राशि को रिलीज करता है। तो आज हम लोगों ने इस में बात किए नेट की तैयारी के क्रम में कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है, प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, कि इस तरह हम लोग प्रश्न बनाते हैं, देते हैं। और इसके अगले भाग में हम लोग फिर बात करेंगे कि यह परीक्षा प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसी चर्चा को जारी रखते हुए फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।